ऐसे हमारे रणधीर शर्मा जी, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह ठाकुर जी, श्री जोगेंद्र चंदेल जी जिला के महामंत्री, श्रीमती लता चंदेल जी, श्री संत राम कौंडल जी, श्रीमती अरुणा शर्मा जी, श्रीमती जागृति शर्मा जी, श्रीमती रीता देवी जी, श्री देशराज जी, बाबूराम जी, श्री चंपा देवी जी, आत्मदेव जी बीडीसी के सदस्य, परशुराम जी प्रधान, हमारे श्रीमती सुषमा शर्मा जी, श्रीमती मंजू शर्मा जी, पवन जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस स्थान पर आने का मौका मिला है और आप सब लोगों ने बड़े गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया और रणधीर जी के लिए एक बहुत अच्छा गीत भी सुनने का मिला। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। अभी बड़े तफसील से रणधीर जी ने आपके सामने सारी बातों को रखा है और उन्होंने आपसे निवेदन किया कि वह 12 तारीख को आपको भारतीय जनता पार्टी को आप समर्थन दें। हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने भी बड़े जोश और खरोश के साथ उत्साह दिखाया है। मैं इस ठंड में आप लोगों ने जो तालियों की गड़गड़ाहट से गर्मी लाई है वो इस बात को बताता है कि आपने रणधीर जी को विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। लेकिन मित्रों, मैं चुनाव के दृष्टि से कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। कई बार चुनाव आते हैं और हमारे विपक्षी दल चुनाव को उलझाने का प्रयास करते हैं, भटकाने का प्रयास करते हैं, मुद्दों से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं और कई बार हमारे भोले भाले लोग भटक भी जाते हैं। कई बार वे प्रश्न कर देते हैं, अच्छा किती थे आ कैंडिडेट, अच्छा पारले पास से थे, वारला होना चाहिए था। कई बार बोल देते हैं, अच्छा ये तो ऊपरला, ये निचले पास से ना होना चाहिए था। कई बार कह देते हैं कि ये मेरा अंतिम जी। अब मैं बोल रहा था कि अंतिमा, ये भटकाने का तरीका होता है और हमारे भोले भाले लोग भटक भी जाते हैं। वो कह भी देते हैं कि हाँ यारा अंतिमा कर ही दो यारा, और वो ऐसे हैं कि अंतिम कर करके फिर खड़े हो जाते हैं। तो ये आपको उलझाने का जब काम होता है तो मैं सुलझाने के लिए आ जाता हूं और मैं सही का सही, गलत का गलत बताने आ जाता हूं। मित्रों, ये चुनाव न रणधीर जी का है न रामलाल जी का है। यह चुनाव आपके हक हुकूक को संभाल के रखने का है और आपका चुनाव है, इसको हमको समझना चाहिए। ये चुनाव विकास का है और या विनाश का है। अब मैं यहां खड़ा हूं, यहां अल्ट्राटेक की फैक्ट्री आई, नीचे डालडा है, आगे बढ़ोगे तो अंबुजा के नाम से जाने जाने वाला आजकल अडानी का है। ये तीनों फैक्ट्रियां कब लगी भाई? कब लगी? जब शांता कुमार मुख्यमंत्री थे, जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे। वीरभद्र जी बोलते थे मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा, मैं 19 साल रहा, मैं 17 साल रहा। किया क्या? आपके हकों की रक्षा किसने की? ये फैक्ट्रियों ने यहां रोजगार दिया कि नहीं दिया? आर्थिक संपन्नता लाई कि नहीं लाई? विकास का काम हुआ कि नहीं हुआ? तो हम, ये किसका हक है जो आपको 12 तारीख को तय करना है? आप बताइए, आप दिल्ली जाते थे इलाज कराने,
आप पीजीआई चंडीगढ़ जाते थे इलाज कराने, आज यहां से 25-30 किलोमीटर जाकर के आप इलाज कराएंगे और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का इलाज कराएंगे, और 1475 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला दुनिया का, देश का सबसे मॉडर्न ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना है। मैं कहूंगा भगवान न करे कि आपको कभी बीमार होकर वहां जाना पड़े, लेकिन आप उसको देखने जरूर जाओ। वो विकास का तीर्थ है। 22 ऑपरेशन थिएटर है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के, 22। आप देखने जाओ उसको, उसके फर्श को देखोगे तो अपना शक्ल नजर आ जाएगी, ऐसी चमकती है, इतना साफ सुथरा। कभी सोचा था हमने ये किसके हक की लड़ाई है भाई? और एक तरफ 24 करोड़ की जनता को, यूपी को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलता है, और यहां 68 लाख की जनता को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलता है। इसको संभाल के रखना है कि नहीं रखना है? सारी दुनिया पूछेगी नहीं पूछेगी एम्स देने वालों ने चुनाव में क्या किया? पूछेगी कि नहीं पूछेगी? तो क्या जवाब देना है? इसीलिए मैं कहा ये आपके हक की लड़ाई है, ये आपकी उसकी। अब मनाली जाना हो तो कितने घंटे लगते हैं, और अभी जब ये 4 लेन चल पड़ेगा पूरा 4 घंटे। और यहां गाड़ा बोड़ा पहुंचने में अभी 20 जनवरी तक ये टनल बनकर के तैयार हो जाएगा, तो कीर्तपुर जाने में आपको 60 से 70 मिनट लगेंगे और आप कीर्तपुर पहुंच जाएंगे। ये आपका ये यहां से मुझे मालूम नहीं आपको हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। राती लाटू चमक दे। क्या है ये बंदले का ताज है। एक समय में बंदले में लोग अपनी बेटियां नहीं ब्याहते थे, पोखर का पानी पीना पड़ता था। आज 60 लाख लीटर पर डे वहां पानी का स्टोरेज हो रहा है। ये आज फर्क आकर के ये जो सड़कें बनी हैं, ये 10 साल पहले थी, 15 साल पहले। आजकल ब्याह शादी में जाना हो तो एक एक दिन में लोग 3-3 शादियां अटेंड करते हैं। बोलो क्या होया? बस जाना और आना जी, जाना और आना जी। ये जाना और आना कैसे होता है भैया? कोई किक मारता है, कोई सेल्फ मारता है, जाता है और आ जाता है। सड़कें किसने बनाई? और सड़कें नहीं, जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 साल में 6,500 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क बनाई है, गांव को जोड़ा है। यह विकास की नई कहानी लिखी गई है। इसलिए ये रणधीर के बनने का विषय नहीं है, ये मेरे बनने का विषय नहीं है, ये आपके हक हुकूक की लड़ाई है, जिसको आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। आप देखिए ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया कि नहीं आया? मिला कि नहीं मिला आपको? बल्क ड्रग पार्क मिला कि नहीं मिला? मेडिकल डिवाइस पार्क मिला कि नहीं मिला? ये हिमाचल प्रदेश को दुनिया के नक्शे में खड़ा कर देगा, ये आपको याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी हिमाचल को मिल गया। कभी अहमदाबाद जाते थे पढ़ने के लिए, अब आप हिमाचल में सिरमौर में पढ़ सकोगे। कभी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप दूर दराज जाते थे, आज आपके शहर में, आपके गांव में यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए आपको अपने विकास के बारे में सोचना है। मैं बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं और आपको याद भी दिला सकता हूं, मैं बताना भी चाहूंगा। गर्मियों में मेरे को बहनें मिलती थी तो बोलती थी बड़े दिन बाद दर्शन हुए तुम्हारे। मैं कहता नहीं जी, मैं तो आया था आंदा रहंदा। ना गर्मियां से कितनी थे? तो मैं बोलता इतनी था। मैं कहा होया क्या? ये सर देखा मेरा, बाल नहीं रहे मैंने, कड़ा चक्की पानी ले लगी, बुरा हाल। आजकल बताइए हर घर जल है कि नहीं? हर घर जल है कि नहीं? अब किसी के भी घर जाओ
तो बोलता है ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा वॉशरूम है। 3-3 तकियां, 2 ऊपर लगी हुई है, 1 अंडरग्राउंड है कि नहीं है? तो मैं अपने जमाने को जब याद करता हूं तो बाल्टी लेकर उसमें साबुनदानी डाल के, उसमें साबुन डाल के, एक तेल की शीशी रख के, पुआरना लेकर के बावड़ी नहाने जाता था। और घर वाले बोलते थे बाल्टी पर ही के ले आओ पानी। जितना नहाते नहीं थे उससे ज्यादा पसीना लेके आ जाते थे और फिर सुखाते थे, फिर कपड़े पहनते थे। आजकल जिसको देखो 5 मिनट से तैयार हो, 5 मिनट से तैयार हो की है भाई। घर में पानी है, वॉशरूम है। आप बताइए ये सब लोग आजकल बाथरूम अपना ठीक से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? मकान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? पहले मकान क्यों नहीं बनते थे? कैरेज ही मार जाती थी, सड़क ही नहीं थी। आज आपको गांव गांव में आपको पक्के मकान दिख रहे हैं और पूरे टाइलें लगी हुई अच्छी। ये विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आजकल मेरे को बोलते हैं सड़क दे दो, मैं दे तो देती ना, करा जो ना, करा जो। अब गांव को नहीं बोलते, गांव तो हो गया, अब घर को दो सड़क। कोई बात मैं गलत बोल रहा हूं तो खड़े होकर के हमारे बात ना कर दीजिएगा। ये विकास की कहानी है जिसको हमको समझना होगा, जिसको हमको जानना होगा। चाहे सड़क ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे बिजली ले लो। हमारे टाइम में जब हम एमएलए थे, मैं बार बार सबको सुनाता हूं, तो बिजली वाले बोलते थे, मैं बोलता था जेई को, भाई इसको बिजली लगा देना। जब वो जाता था तो बोलते हाँ भाई कितने मीटर तार लगनी? बोले 200 मीटर या 150 मीटर। चल 50 तू इंतजाम कर, बाकी 100 मैं देखदा। और खंबा चक्की के ले जाए गांव वाले सदी लो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज सौभाग्य योजना में मोदी जी ने 3 करोड़ 100% इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी और 3 करोड़ 56 लाख के आसपास घरों में अलग से बिजली पहुंचाई है। इसको हमको याद रखना। आजकल आप लोगों के सबके घरों में टेलीविजन ठीक से चलता है कि नहीं चलता है? फ्रिज ठीक से चलता है कि नहीं चलता है? जब आप बोलते हो फ्रिज ठीक से चलता है तो मैं समझ जाता हूं कि 2 फेज 3 फेज है। और हमारे जमाने में जब हम एमएलए बने तो लोग बोलते थे महाराज जी जरा बिजली ठीक कर दो, ये टेलीविजन नहीं चलता जी, या तो चक्की के ले जाओ या जो चलाई दो। होता था कि नहीं होता था? फिर क्या बोलते थे, और तो छड्डो भाई रोटी खाने वक्त तो बिजली आनी चाहिए। आजकल 2 फेज 3 फेज, 2 फेज की गल ही नहीं, 3 फेज, ट्रांसफॉर्मर ही ट्रांसफॉर्मर। तो अगर 3 फेज है तो 12 तारीख को भी 3 फेज कर देना जरा सा, ये आपको ध्यान में। ये फर्क है जिसको हमको समझना होगा। आप बताइए, आप सब लोग नजदीक नजदीक बैठे हैं, अभी तक ये स्थिति है कि अमेरिका कोरोना से बाहर नहीं आया है। अभी तक स्थिति यह है यूरोप कोरोना से बाहर नहीं आया है। जो बाइडेन भाषण देता है तो भाषण देते समय मास्क हटाते हैं, नहीं तो मास्क लगाते हैं। देखा ना आपने, टेलीविजन पर देखा है ना? वो अभी तक कोरोना से बाहर नहीं आया। चाइना बाहर नहीं आया अभी तक कोरोना से, वहां की खबर बाहर निकलती नहीं है, लेकिन वह भी कोरोना से बाहर नहीं आया है। और मोदी जी ने 9 महीने में 2 वैक्सीन बना के 219 करोड़ डबल डोज और साथ में बूस्टर लगा के आपको सुरक्षा कवच पहना दिया कि नहीं पहना दिया? आज कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है, यह भारत कोरोना से बाहर आ गया है। और 100 देशों को दवाई हम लोगों ने, मोदी जी ने पहुंचाई है 100 देशों को। और 48 देश ऐसे हैं जिनको 2.5 करोड़ मुफ्त में पहुंचाई है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, भारत देने वाला हो गया। हम दुनिया में ये जो आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगता है ना, सिम कार्ड, ये खरीदते थे पहले, अब हम दुनिया को बेचते हैं। बायर है नहीं, हम मेकर हो गए। मोबाइल जो आप लोग यूज करते हैं, भारत दूसरे नंबर का प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल, दूसरे नंबर का। यानी ये भारत की थाती बन गई है। स्टील में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हैं, सौर ऊर्जा में हम 5वें नंबर पर खड़े हैं,
और इस कोरोना के बाद मंदी के जमाने में ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है मोदी जी के नेतृत्व में। ये हमको एक जमाने में प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं या 100 रुपया भेजता हूं तो 85 रुपए बीच में गायब हो जाते हैं, फंस जाते हैं, पता नहीं कौन से हाथ में फंस जाते थे और 15 ही पहुंचते हैं। यहां मोदी जी ने 25 लाख करोड़ रुपए लोगों के बैंक के खाते में सीधा पहुंचा दिया, कोई बिचौलिया नहीं। यह अभी 31 मार्च को 11वीं किस्त देने के लिए और हमारे 31 मई था शायद, है ना, मई, 31 मई को 8 साल पूरे होने पर वो रिज मैदान पर आए थे और वहां उन्होंने बटन दबाया था और एक बटन दबा करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 15 सेकंड के अंदर 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिए। 15 सेकंड के अंदर। आप लोगों को किसान सम्मान निधि का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किस्तें आ रही है कि नहीं आ रही है? खाते में सीधे जा रही है कि नहीं जा रही है? ये परिवर्तन मोदी जी ने दिखाया है। इसलिए ये झगड़ा, ये विषय रणधीर का नहीं है, ये आपके हक की लड़ाई है जो हम आपके सामने कह रहे हैं। और एक बात और बता दूं, हम नहीं रहते हैं तो वहीं चाहे गाड़ी रुक जाती है, हम जाते हैं तभी गाड़ी चलती है, नहीं तो नहीं चलती है। जब बीजेपी रहती है, डबल इंजन की सरकार, तभी काम होता है। अटल जी 2002 में अटल टनल का शिलान्यास करके गए, 2004 में वो मनमोहन सिंह आ गए, 2004 से 2014 तक 1300 मीटर ही सुरंग बनी। मोदी जी 2014 में आए और 2 साल के अंदर 10 किलोमीटर का टनल बन करके 2016-17 में वह जनता को समर्पित कर दिया गया, अटल टनल बन करके। ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, धूमल जी मुख्यमंत्री होते थे, मैं मंत्री होता था, MOU साइन हुआ, आपने हमारी छुट्टी कर दी, हमारी सरकार चली गई, वीरभद्र जी आ गए, मैं MP बन गया। मैं दिल्ली में अनुराग ठाकुर और हम दोनों गए वीरप्पा मोइली से मिलने के लिए, वो पावर मिनिस्टर था। ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये NTPC और NSPC ने बनाना था, तो मैंने कहा कि आओ जाके शिलान्यास करते हैं मंडला में। तो मोइली साहब ने कहा कि मैं तो करना चाहता हूं लेकिन ये वीरभद्र नहीं मानता। मैंने कहा ना आप रहोगे ना वीरभद्र रहेगा, लेकिन हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। ये चले गए, डबल इंजन की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया, मैं अनुराग को लेकर के आया और वो MP थे उस समय, और हम दोनों मिलकर के हमने पीयूष गोयल जी पावर मिनिस्टर जो मेरे साथी थे उनको बुलाया और उसी दिन MOU नया साइन हुआ और 350 करोड़ उसी दिन हस्तांतरित हो गया और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का काम शुरू हो गया। यह है डबल इंजन की सरकार। अभी आप बताओ, रेलवे लाइन जब लेह तक पहुंचेगी कीरतपुर से, तो बिलासपुर का विकास होगा कि नहीं होगा? 2015 में मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से इसकी क्लियरेंस करा दी। कैबिनेट जो सिक्योरिटी की कैबिनेट कमेटी होती है उससे क्लियरेंस करा दी। 2015 से 2017 तक वीरभद्र जी ने जमीन के कागजात नहीं बढ़ाए। 2017 में जयराम ठाकुर आए, जमीन के कागजात बढ़े, कंपनसेशन मिला लोगों को, जो लोगों ने जमीनें दी उनको कंपनसेशन मिला। अब 2024 तक रेलवे लाइन बिलासपुर तक पहुंच जाएगी, काम शुरू हो गया है। ये फर्क है, ये आपकी हक हकूक की लड़ाई है। अभी बहनें हमारी बैठी हुई हैं, उज्ज्वला योजना, हर घर में गैस पहुंचाना, लगभग गृहिणी योजना। अब मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं, सारे देश में 8 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए, 1,37,000 कनेक्शन हिमाचल में दिए गए और हमारे जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना में 3,23,000 लोगों को गैस का कनेक्शन दिया। 3 लाख। अब सारी बहनों बताइए, अब कोई लकड़ी का चूल्हा रह गया है क्या? सब गैस चला रहे हैं कि जला रहे हैं? लाइटर बस जलाया और काम शुरू। चाय बनाओ,
भोजन बनाओ। पहले 5 बजे उठ के जंगल में जाना, लकड़ी काट के लाना, उसको सुखाना, फिर उसके बाद चूल्हा जलाना, फिर फूकनी से फू फू करके और धुआं लेना, छाती में धुआं लेना। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आज जिसको देखो लाइटर जलाते हैं, फटाफट काम हो रहा है। इसको भी हमको समझना पड़ेगा। आयुष्मान भारत को हमारे पास सुबह सुबह, जी मेरे किडनी का ऑपरेशन है, जी इसके बाईपास होनी है, जी इसको स्टंट लगना है, जी इसका लीवर का ऑपरेशन है, जी इसका फलाना, दे दो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कहीं से दिलाओ। और मैं कहता था देखे भैया 2 लाख तो नहीं हो पाएगा, 75,000 ले जाओ, देखते हैं बाकी क्या होगा। आपने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया भारत का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नड्डा कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। मैं उनके पास एक स्कीम लेकर के गया, उन्होंने कहा इसमें भी छोटा है, इसको और बड़ा करो। क्या बड़ा किया? 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, यानी सारा अमेरिका, सारा यूरोप, सारा कनाडा, ये सारी जनसंख्या जोड़ लें तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। और उसमें हमने काम किया, और उसमें हिम केयर के तहत 5,03,000 लोगों को जयराम ठाकुर ने जोड़ लिया, और 4,70,000 लोगों को आयुष्मान भारत ने जोड़ लिया। यानी 10 लाख परिवारों को यहां पर हिम कार्ड की दृष्टि से 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया है। अब कोई छूट नहीं गया है। बताइए आप लोगों को कार्ड मिला है ना जी? मिला है ना जी? आज और ये सालाना है। अगर आपने 2020 में इस्तेमाल कर लिया, 2022 में इस्तेमाल कर लिया, तो 2023 में फिर से 5 लाख रुपए आपका खड़ा है जो आपके लिए दिया जाएगा। तो ये मेरे हक की बात है या आपके हक की बात है? इसलिए मैं कह रहा हूं ये चुनाव इस बात का नहीं है कि मेरा एमएलए मेरे बेटे ने ब्याह से नहीं आया। मैं मुद्दे बता रहा हूं आपको। ऐसे उलझा देते चुनाव को। मेरे को कोई बोलता था कि आप नहीं आए मेरे घर, मैं पूछता गल सुन मिंजो तो इस वास्ते चुनिया कि मैं शिमले और दिल्ली के खजाने पर नजर रखूं या इतनी घूमना फिरना रहूं? बताइए। और अगर मैं 60 करोड़ रुपए तुमको पानी की स्कीम के लिए लाता हूं, आने वाले समय में तुम्हारे घरों में पैदा होने वाले, आपके घरों में पैदा होने वाले बच्चे की, उनको भी हम जोड़ करके 25 साल बाद तक अगर 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पहुंचाने का काम करते हैं, तो हम आपके हक की रक्षा करते हैं कि नहीं करते? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि उलझो मत, सुलझ जाओ। ये इन चक्रों में मत पड़ो। वारला पारला अंतिम, मैं बोल रहा था अंतिम बार खड़े हो। ये क्या है? ये चुनाव है भाई, ये आपके हक हकूक की लड़ाई है। अब उसी तरीके से आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं जब एमएलए था तो मेरा वीडियो आके बोलता था 2 पंचायतों में 1 घर मिलेगा जी, किसको देना? मैं कहा तू ही रखी ले यारा, करना क्या है? बोले इंदिरा आवास योजना। और ये भी बड़े वो है, क्या क्या धारणा बनाते थे। इंदिरा जी जब गई थी ना तो कुछ पैसे छड्डी गई थी, उससे घर बन रहा है। ये देखो, इनसे कोई सीखे उलझाना। हम जब नए नए एमएलए बने, सरकार सड़कें बनाने लगे, बोले नाबार्ड में बन रहा है, नाबार्ड में बन रहा है। अब नाबार्ड एक बैंक है, एग्रीकल्चरल बैंक है, वो पैसे देता है और एग्रीकल्चर दृष्टि से नाबार्ड की सड़कें बनती हैं, खास करके जो सब्जी मंडी के लिए सामान आ सके इसके लिए बनती है। जब हम ये नाबार्ड में सड़कें बनाने लगे तो ये कांग्रेसी मित्र कहने लगे ये नड्डे थोड़ी ना बनाई है, ये तो नाबार्ड साहब ने बनाई है, बैंक का जो साहब बनाई थी। एक हमारा प्रधान था, बड़ा तेज था, कांग्रेसी प्रधान। काम देना हो, बोले मंत्री जी को मैं ये काम बताना चाहता हूं और 4 काम ठोक दी देने में जो, और जो काम हो जाए मैं अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस काम को सिरे चढ़ाया। मैं कह गल सुन, काम मिंजो है और धन्यवाद दिला जो, पैसे लाऊं मैं। ये इनका उलझाने का काम होता है, बड़े बारीकी से उलझाते हैं। 1000 को नौकरी लगा दो, जो 1011 एक रह गया ना, तिजोरी लगी, अच्छा ओ वही आग लगाएंगे। मित्रों, इनसे बचो और अपने हक हुकूक की चिंता करके आगे बढ़े। आज हम लगभग 28,000 मकान एक किश्त में बना लिया है
और मोदी जी के ने जो इस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में कहा है कि कोई भी घर पक्के छत के बगैर नहीं होगा, डबल बेडरूम होगा, एक उसमें अपना बाथरूम होगा, एक शौचालय होगा, गैस का कनेक्शन होगा, कोर्टयार्ड होगा। तो इस तरीके से घर बन रहे हैं और ये करोड़ों के हिसाब से घर बन रहे हैं, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना। 3 करोड़ 60 लाख घर बन चुके हैं और जिसमें से 28,000 घर हिमाचल प्रदेश में एक मुश्त में बन गए हैं। तो ये विकास की नई कहानी है जिसको हमको समझ करके चलना है और उसको हमको आगे बढ़ाना है। ये स्वच्छ भारत की बात चलती है। मैं हमेशा कहता हूं 12 करोड़ इज्जत घर बने, मतलब 12 करोड़ बहनें शौच के लिए खेतों में जाती थी अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए। कैसा भारत था भाई? 12 करोड़। और उस 12 करोड़ में अगर मैं देखूं तो 1,90,000 शौचालय यहां बने, इज्जत घर यहां हिमाचल में बने, यानी 1,90,000 बहनों को यहां भी, अब उनका एक एक बच्चा भी तो होगा, पतिदेव भी तो होंगे। इतने लोग अपने दैनिक जीवन के साथ एक तरीके से कहिए तो अपनी मर्यादा के साथ उनका खिलवाड़ हो रहा था। उनको इज्जत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है और धरती पर उतारा है तो जयराम ठाकुर ने उतारा। इसलिए इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रणधीर जी की बात है। बताइए, जब रणधीर जी ने ये आपने चुनाव जब ये हार भी गए, ये आपके बीच में रहे कि नहीं रहे? काम किया कि नहीं किया? ये 20 स्कूल बना दिए, ये 56 ट्रांसफार्मर लगा दिए, ये ITI खोल दिया, ये फलाना खोल दिया, ये डिग्री कॉलेज खोल दिया, किया कि नहीं किया? आपका प्रसाद न मिलने के बावजूद भी किया और हमने भी कोशिश की कि थोड़ी ताकत इनको दी जाए। लेकिन जब मैं कांग्रेसियों से पूछता हूं, तूने एक मंत्री मिला, 25 साल 30 साल मंत्री रहा, मैंने कहा कॉलेज क्यों नहीं खोला भाई अपने? आपने क्यों नहीं खोला? बोला मैं पागल हूं क्या, नारे लुआने? मैंने कहा सड़क क्यों नहीं बनाई? अच्छे बढ़िया बढ़िया रेस्ट हाउस बना दिए, पालकी पर जाते हैं, पालकी पर, और वहां जाकर के दे छेलू मौज। मैंने कहा सड़क क्यों नहीं बनाई? बोले जिथी जिथी डीजल का छिट्टा पया उठी ते है गायब हो गए। ये इनके सोच का तरीका है। इसलिए ये लड़ाई आपकी है, ये आपके दृष्टि से हमको समझने की जरूरत है। और रणधीर जी दिन रात एक करके आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये बहुत कर्मठ हैं, हमेशा आप लोगों के लिए लड़ते हैं। दिल्ली जब भी आते हैं तो थोक में काम लेके आते हैं और मैं भी करने की कोशिश करता हूं। देखो, बगीचा तभी सजता है जब माली अच्छा होता है। अगर माली गड़बड़ हो जाए तो बगीचा उजड़ जाता है। और अच्छा पेड़ भी फल तब देता है जब मिट्टी अपना हक अदा करती है। अगर मिट्टी बंजर हो जाए तो पेड़ भी सूख जाता है और फल लगने बंद हो जाते हैं। इसलिए 12 तारीख तक आप इनकी रक्षा कीजिए, 12 के बाद ये आपकी रक्षा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मित्रों, आपसे मैं यही गुजारिश करने आया हूं। आप सब लोगों का वोट तो आने ही वाला है। इतनी ठंड में अगर आप बैठ करके मेरी बात सुन रहे हैं और मेरा स्वागत कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, तो मैं इतना तो समझ ही रहा हूं कि आपका वोट हमको आ रहा है। लेकिन गांव में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब में जाकर के मेरा संदेश पहुंचाइए, सब में जाकर मोदी जी का संदेश पहुंचाइए और इस समय अपने हक की रक्षा कीजिए। आगे चल करके हम आपके हक की रक्षा करेंगे, यही मैं आपसे कहने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।